नमस्कार, मैं कुमुद सिंह आपके YouTube चैनल के इंटीग्रेटेड क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। मैं आज आप लोगों को जो होता है वंशागति का आणविक आधार, जो कि क्लास 12th का एक चैप्टर है बायोलॉजी का, उससे कुछ क्वेश्चन लेकर के आए। देखिए, वंशागति के आणविक आधार से एक टॉपिक हमारा है डीएनए का वाटसन क्रिक मॉडल। डीएनए का वाटसन क्रिक मॉडल बार बार एग्जाम में जो होता है पूछा जाता है। अब आप लोग इससे जो भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, उसको निसंकोच जो होता है आप लोग बहुत अच्छे से करके आएंगे। मैं आज आप लोग को वो डीएनए का वाटसन क्रिक मॉडल बताऊंगी। देखिए, डीएनए का वाटसन क्रिक मॉडल जिससे बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, हर तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे हमारा क्वेश्चन पूछा है डीएनए की संरचना के वाटसन एवं क्रिक मॉडल का उपयुक्त चित्र बनाकर समझाएं। फिर पूछा है डीएनए क्या है, डीएनए की द्विकुंडली संरचना क्या है, उसके बारे में बताइए। फिर पूछा है वाटसन तथा क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए के द्विकुंडली मॉडल का नामांकित चित्र बनाइए। न्यूक्लिक अम्ल क्या है, वाटसन एवं क्रिक द्वारा प्रस्तावित डीएनए अणु की द्विकुंडली संरचना का वर्णन कीजिए। मेरा क्वेश्चन पूछा है डीऑक्सीराइबोज शर्करा क्या है, इन शर्करा की अणु संरचना बनाइए। देखिए, इस तरीके से कितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, बार बार हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। हर साल एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ आना है तो सिर्फ आना ही है। देखिए, डीएनए का वाटसन क्रिक मॉडल, डीएनए का वाटसन क्रिक मॉडल जानने से पहले हम जानेंगे कि हमारा डीएनए क्या होता है। डीएनए क्या होता है, तो देखिए, जो हमारा डीएनए होता है उसका पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल। ये क्या होता है, डीएनए का पूरा नाम होता है। डीएनए का जो होते हैं एक क्या होते हैं, एक राइबोज न्यूक्लिक अम्ल होता है, जो बना होता है किसका, न्यूक्लिक अम्लों का बना होता है, न्यूक्लिक अम्ल का बना होता है। हम जैसे हैं कि हम जानते हैं कि जो डीएनए होती है एक अनुवांशिक पदार्थ होती है। डीएनए क्या होती है, अनुवांशिक पदार्थ होती है, जो हमारी कोशिकाओं में पाया जाता है। डीएनए कहाँ पाया जाता है, हमारी कोशिकाओं में पाया जाता है। डीएनए की खोज फ्रीडरिक माइसन ने किया था पस कोशिका से। कहाँ से किया था, पस कोशिका से। डीएनए जो होता है एक अनुवांशिक पदार्थ होता है जिसकी खोज फ्रीडरिक माइसन ने पस कोशिका से किया था। डीएनए, जितनी भी कोशिकाएं होती हैं, जितनी भी कोशिकाएं होती हैं, हम जानते हैं कि उसमें डीएनए और आरएनए दोनों उपस्थित होते हैं। जितनी भी कोशिकाएं होती हैं उसमें डीएनए और आरएनए दोनों प्रेजेंट होते हैं, लेकिन अनुवांशिक पदार्थ के रूप में अधिकांशतः डीएनए को ही माना गया है, डीएनए को ही रखा गया है। ऐसा इसलिए हम कह सकते हैं कि डीएनए ही हमारा अनुवांशिक पदार्थ है। इसमें कोशिकाओं में कोशिकाओं में क्योंकि हमको पढ़ना है डीएनए का वाटसन क्रिक मॉडल। अब देखिए, जो हमारा डीएनए होता है किसका बना होता है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल का बना होता है। तो मतलब जो राइबोज होता है, क्या राइबोज एक प्रकार का शर्करा होता है। राइबोज क्या होता है, एक प्रकार का शर्करा होता है, एक प्रकार का शुगर होता है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। कौन सा शर्करा होता है, अगर कोई आपसे पूछे कि राइबोज कौन सा शर्करा होता है, तो आप कहेंगे पेंटोज शर्करा होता है। क्यों, क्योंकि 5 कार्बन से मिलकर के बना हुआ ये शुगर होता है। 5 कार्बनों से मिलकर के बना हुआ जो शुगर होता है उसको पेंटोज शर्करा कहते हैं। इसलिए डीएनए को हम डीऑक्सीराइबोज शर्करा भी कहते हैं, क्योंकि इसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है। अब देखिए, अगर इसका आणविक संरचना पूछ रहा है डीएनए, जैसे कि क्वेश्चन में पूछा भी है कि डीएनए की आणविक संरचना क्या है, तो अगर पूछ रहा है कि डीएनए की आणविक संरचना क्या है तो हम क्या बताएंगे, यही हमारा जो स्ट्रक्चर बना हुआ ना, यही डीएनए की हमारी क्या होती है, आणविक संरचना होती है। देखिए कैसे, देखिए ये हमारा संरचना है।
अब देख रहे हैं आप, पहला समूह जो होता है OH से जुड़ा है, दूसरा समूह H से, तीसरा जो होता है OH से, चौथा जो होता है आपका H, और फिर जो होता है HOCH2 से जो होता है जुड़ा हुआ है। ये देख रहे हैं आप लोग। हम देख रहे हैं कि जो ये होता है, जो दूसरा समूह है H से जुड़ा हुआ है, वहां पे ऑक्सीजन नहीं होता है, नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन होना चाहिए, तभी ना जा करके राइबोज शर्करा का जो होता है पूरा स्ट्रक्चर बनेगा। इस तरीके से ये आपका जो होता है क्या होता है, सही वाला स्ट्रक्चर होता है ये। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये है वो गायब है। मतलब ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो पेंटोज शुगर का स्ट्रक्चर है, ये आरएनए का स्ट्रक्चर, किसका, आरएनए का। और ये जो होता है डीएनए का, क्या होता है, डीएनए का। जैसे कि हम लोग जानते हैं डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल होता है। तो डीऑक्सी और आरएनए का राइबोज न्यूक्लिक अम्ल होता है। तो यहाँ पे राइबोज न्यूक्लिक अम्ल मतलब किसी भी ऑक्सीजन की कमी नहीं हो रही है, ऑक्सीजन है, राइबोज मतलब इसमें ऑक्सीजन पूरा पूरा भरा हुआ है, लेकिन यहाँ पे डिऑक्साइड हो जा रहा है, डिऑक्सी हो जा रहा है, मतलब ऑक्सीजन की कमी हो जा रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो जा रहा है, इसलिए इसको हम कहेंगे, ये जो स्ट्रक्चर बना है डीएनए का पेंटोज शुगर मतलब डीऑक्सीराइबोज शर्करा का स्ट्रक्चर है। यही हमारा डीएनए का आणविक संरचना है। ये उसका लीनियर स्ट्रक्चर है, इस तरह से इसका सर्कल स्ट्रक्चर है। डीएनए का द्विकुंडलीय मॉडल, क्या है डीएनए का द्विकुंडलीय मॉडल, किसने दिया है डीएनए का द्विकुंडलीय मॉडल। देखिए डीएनए का जो द्विकुंडलीय मॉडल है, ये दिए है वाटसन और क्रिक महोदय ने। वाटसन और क्रिक ने जो होता है डीएनए की आंतरिक संरचना के बारे में जब अध्ययन किया, उस अध्ययन के दौरान जो होता है उन्होंने ये मॉडल प्रस्तुत किया था। जब किसमें 1953 में डीएनए का जो होता है द्विकुंडल मॉडल बनकर के तैयार हो गया था। इस मॉडल के अनुसार हम लोग देखेंगे कि जो हमारा डीएनए होता है, देखिए अब पूरा डीएनए की संरचना का डिटेल इसमें बताया जाएगा। जो हमारा डीएनए के अणु होते हैं, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बना होता है। किसका बना होता है, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना होता है। अब देखिए पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला क्या होती है, ये जानना जरूरी है ना कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला क्या होती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, जो हमारा डीएनए होता है, इस तरीके से संरचना होती है डीएनए की, इस तरीके से संरचना होती है। अब इस डीएनए पे जो होता है क्या होते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड होते हैं। इस तरीके से क्या होता है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड होते हैं। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड्स जिनकी संख्या बहुत सारी होती है, देखिए अगर यहाँ पे जो होता है एक रहेगा, क्या रहेगा, एक रहेगा तो उसको कहेंगे एक न्यूक्लियोटाइड। हाँ, फिर अगर दो रहेगा कहेंगे दो न्यूक्लियोटाइड, और संख्याओं में अधिक रहेगा तो उसको कहेंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड। एक रहेगा तो एक, दो रहेगा दो, और अधिक अगर रहता है, दो से अधिक रहता है तो उसको हम क्या कहते हैं, पाली न्यूक्लियोटाइड। ये क्या है, हमारा न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड है, क्या है, न्यूक्लियोटाइड। क्योंकि इसकी संख्या कितनी है, अधिक है, इस नाते इसको कहेंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड। क्या कहेंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहेंगे। अब ये देख रहे हैं, ये जो होता है आरएनए में, आरएनए में कहेंगे एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड, क्योंकि एक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड, एक हेलिक्स दिख रहा है, एक श्रृंखला दिख रही है, तो एक है तो एक होता है एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड। हम पढ़े हैं डीएनए, डीएनए हम जानते हैं दो कुंडली मॉडल होता है, दो कुंडली संरचना होती है। तो जितना अगर यहाँ पे इस तरीके से एक में जो होते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, तो हमारा डीएनए दो कुंडलन से मिलकर के बना हो, तो अर्थात दूसरे पे भी तो न्यूक्लियोटाइड होंगे। इस नाते हम कह सकते हैं कि जो हमारा डीएनए होता है दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड, दो पॉली न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। क्या होता है, दो पॉली
पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बना होता है। तो बात समझ में आया ना कि जो डीएनए है, डीएनए के जो अणु होते हैं वो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के क्या होते हैं, बने होते हैं। समझ में आया ना कि अगर एक संरचना होती है तो आरएनए, आरएनए क्या एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला की बनी होती है। अगर एक न्यूक्लियोटाइड है तो कहेंगे एक न्यूक्लियोटाइड या मोनोन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला की बनी होती है। लेकिन यहाँ पे एक से अधिक है, मतलब एक से अधिक है तो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड हो गया। क्योंकि 2 श्रृंखलाओं का बना होता है डीएनए, इस नाते इसको कहेंगे 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना होता है। अब देखिए जो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना स्ट्रक्चर होता है उसका जो बोन कह लीजिए क्या, बैकबोन, मतलब जो उसका बेस, उसका जो आधार जिस पर निर्भर रहता है, उसका जो बैकबोन होता है वह बैकबोन आपका जो होता है सुगर फॉस्फेट का बना होता है। किसका बना होता है, सुगर फॉस्फेट का बना होता है। मतलब ये जो स्तंभ है इसका, ये जो श्रृंखला है, ये हेलिक्स है, इसका बना होता है सुगर फॉस्फेट का बना होता है। ये जो होता है किसका बना होता है, सुगर फॉस्फेट का बना होता है। इस तरह हम कह सकते हैं डीएनए हमारी 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बना हुआ एक जो होता है चेन होती है, एक श्रृंखला होती है। जो उसका बेस जो होता है, जिसका बोन पेयर जो होता है, या फिर कह सकते हैं जिसका बैकबोन जो होता है, अब क्या होता है, सुगर फॉस्फेट होता है। फिर दूसरा पॉइंट कह रहा है कि दोनों चेन विपरीत दिशा में कुंडलित या प्रति समांतर होता है। क्या होता है, कुंडलित या प्रति समांतर होता है। मतलब कहने का है कि ये जो कुंडलित या प्रति समांतर का मतलब होता है कि जो डीएनए हमारी होती है, हम जानते हैं कि उसकी संरचना सर्पिलाकार होता है। कैसा होता है, सर्पिलाकार, मतलब कि जो होता है इस तरीके से सांप के जैसा जो होता है उसकी संरचना होती है, इसमें तो उसको कह सकते हैं सर्पिलाकार संरचना। तो हमारा जो डीएनए होता है वो उनका जो सर्पिलाकार संरचना होता है, जो दोनों श्रृंखलाएं होती है, जो दोनों चैन होती है, वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, एक दूसरे के प्रति समांतर होते हैं, एक दूसरे के जो होता है एंटी पैरेलल होते हैं। कैसे देखिए, अगर एक जो होता है जा रहा है 5 से, ये 5 है, 5 एंड से 3 एंड डायरेक्शन में जाएगा, और दूसरा जो होता है 3 एंड से 5 एंड डायरेक्शन में चलेगा। मतलब अगर ये हमारा जो होता है एक है 5 से 3 डायरेक्शन में चल रहा है, तो ये दूसरा जो होता है उसके अपोजिट 3 से 5 डायरेक्शन में जाएगा। यही हमारा क्या कर रहे हैं, नाइट्रोजन के दोनों चेन विपरीत दिशा में एक दूसरे के क्या होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं, एक दूसरे के विपरीत दिशा में जो होता है होते हैं। मतलब 5 से 3 डायरेक्शन की ओर जाएंगे और 3 से 5 डायरेक्शन की ओर जाएंगे। अगला पॉइंट कह रहा है दोनों चैन के नाइट्रोजन बेस एक दूसरे के हाइड्रोजन बंध द्वारा बंधे होते हैं। तो देखिए नाइट्रोजन बेस क्या है, नाइट्रोजन बेस हम जानते हैं कि जो हमारा डीएनए होता है आपका पेंटोज सरगरा से, फास्फेट समूह से, और उसके अलावा नाइट्रोजन बेस से मिलकर के बना होता है। हम जान रहे हैं कि ये जो अभी बताया ना, ये जो श्रृंखलाएं होती है तो क्या होता है आपका सुगर फॉस्फेट का बना होता है, मतलब फॉस्फेट समूह का बना होता है। अब आता है नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस हमारा एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और जो होता है हमारा थायमिन होता है। इसी से जो होता है बना, तो मतलब प्यूरिन और पिरिमिडीन, ये जो नाइट्रोजन बेस होते हैं उसी के प्रकार है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन। वही कह रहा है कि दोनों चैन के नाइट्रोजन बेस एक दूसरे से हाइड्रोजन बंध द्वारा, मतलब एडेनिन, जो हमारा एडेनिन है, ये एडेनिन है ना, ये एडेनिन, ये एक नाइट्रोजन बेस है, और थायमिन ये भी नाइट्रोजन बेस है। तो हमेशा एडेनिन जो होता है थायमिन के साथ, एडेनिन हमेशा जो होता है थायमिन के साथ जो होता है जुड़ता है, इससे ये हाइड्रोजन बंध के द्वारा, ये क्या होता है हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। क्या होता है, हाइड्रोजन बंध होता है। एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ जो होता है हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ा होता है,
और साइटोसिन हमेशा जो होता है गुआनिन के साथ जो होता है, किसके साथ? गुआनिन के साथ हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ा होता है। वही कह रहा है कि दोनों चेन के नाइट्रोजन बेस एक दूसरे से हाइड्रोजन बंध के द्वारा, मतलब हमेशा एडेनिन थायमिन के साथ जुड़ेगा हाइड्रोजन बंध के द्वारा, और गुआनिन से साइटोसिन जो होता है हाइड्रोजन बंध के द्वारा ही जुड़ेगा। अगला पॉइंट कर रहा है दोनों चैन राइट हैंडेड या दक्षिणावर्त कुंडलित होते हैं। मतलब कहने का है कि जो दोनों श्रृंखलाएं होती है, श्रृंखला है ना, ये दोनों श्रृंखलाएं जो होता है एक दूसरे के जो होता है दक्षिणावर्त दिशा में जुड़े होते हैं। मतलब कभी भी आप डीएनए का स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो वो डीएनए का स्ट्रक्चर इस तरीके से जो होता आएगा, इस तरीके से, मतलब हमेशा दक्षिणावर्त दिशा में। क्या? हमेशा दक्षिणावर्त, हमेशा जो होता है डीएनए का स्ट्रक्चर इस तरीके से दक्षिणावर्त दिशा में होता है, दक्षिणावर्त दिशा में होता है। कैसा होता है? दक्षिणावर्त दिशा में कुंडलित होता है, इस तरह से राइट हैंडेड होता है, ठीक ना? कैसा होता है? राइट हैंडेड होता है। इस प्रकार के डीएनए के पास दो हेलिक्स होते हैं, एक हेलिक्स ये, एक हेलिक्स ए, मतलब दो हेलिक्स होते हैं। और देखिए दो हेलिक्स होते हैं, मतलब जो हमारा डीएनए होता है कैसा होता है? राइट हैंडेड साइड में होता है, दक्षिणावर्त दिशा में मुड़ा होता है, सर्पिलाकार होता है। और डीएनए जो होता है उसके पास दो हेलिक्स होते हैं, एक तो दो हेलिक्स होते हैं, जो कि एक 5 से 3 डायरेक्शन की ओर जाता है और एक 3 से 5 डायरेक्शन की ओर आता है। अब कह रहा है कि एक मोड़, देखिए क्या? एक मोड़, मतलब यहाँ से हमारा अगर डीएनए चल रहा है, यहाँ से यहाँ तक आएगा तो कहेंगे एक मोड़। तो एक मोड़ मतलब यहाँ से अगर डीएनए की स्टार्टिंग है, यहाँ से यहाँ तक के जो होता है एक मोड़ होगा, एक पिच होगा। उस एक मोड़ और उस एक पिच को जो होती है के बीच की जो दूरी होती है, एक मोड़ और एक पिच के जो बीच की दूरी होती है, मतलब कह सकते हैं एक टर्न या एक पिच, इसके बीच की जो दूरी होती है आपका कितना होता है? 34 एंगस्ट्रॉन होता है। कितना होता है? 34। मतलब ये हमारा डीएनए यहाँ से चला, यहाँ से मुड़ा, फिर यहाँ से आकर के रुका, तो ये क्या होता है? एक पिच कहलाता है। एक टर्म उसका पूरा हो जाता है, टर्म को हम पिच भी कहते हैं, एक मोड़ कहते हैं। उसकी दूरी जो होता है कितना होती है? 34 एंगस्ट्रॉन होती है। वही नैनोमीटर में जो होता है 3.4 नैनोमीटर होती है। क्या? एक पिच या एक टर्म की दूरी। अब देखिए एक टर्म में जो हमारा एक टर्म ये है ना, एक टर्म में 10 बेस पेयर होते हैं। बेस पेयर मतलब नाइट्रोजन क्षारकों की संख्या कितनी है? 10। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन ये बार बार रिपीट होते हैं, और रिपीट होकर के एक टर्म में जो होता है बेस पेयर की संख्या, या एक टर्न में जो होता है बेस पेयरों की संख्या 10 बेस पेयर होते हैं। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन जो होते हैं, जो बार बार रिपीटेड होते हैं, वो एक टर्म में कितने होते हैं? 10 बेस पेयर होते हैं। दो बेस पेयर के बीच की जो दूरी होती है, मतलब इसके एडेनिन से लेकर के इस गुआनिन, ये एक बेस पेयर है ना, एक बेस पेयर ये हो, एक बिग बेस पेयर, एक ये होगा, एक ये होगा। इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है, इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है वो कितना होता है? दोनों के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉन होता है। कितना होता है? 3.4 एंगस्ट्रॉन होता है। दो बेस पेयर के बीच की दूरी, दो नाइट्रोजन क्षारकों के बीच की जो दूरी होता है, या कह सकते हैं दो न्यूक्लियोटाइडों के बीच की जो दूरी होती है, कितना होती है? 3.4 एंगस्ट्रॉन या 0.34 नैनोमीटर होता है। कितना होता है? 0.34 नैनोमीटर होता है। दो हेलिक्स के बीच की दूरी, दो श्रृंखलाओं के बीच की दूरी,
मतलब इन दोनों, ये श्रृंखला और इन दोनों श्रृंखलाओं के बीच का जो दूरी होता है, इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है होता है आपका 20 एंगस्ट्रॉन होता है। कितना होता है? 20 एंगस्ट्रॉन, या कह लीजिए 2 नैनोमीटर होती है। दो चैनों के बीच, दो श्रृंखलाओं के बीच की जो दूरी होती है कितना होती है? 2 नैनोमीटर। एंगस्ट्रॉन में देखो तो 20 एंगस्ट्रॉन होते हैं। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि एक टर्म, एक पिच के बीच की जो दूरी होती है वो 34 एंगस्ट्रॉन होती है, मतलब 3.4 नैनोमीटर होती है। एक टर्म में 10 बेस पेयर होते हैं, तो दो बेस पेयर के बीच की जो दूरी होती है कितना होती है? 3.4 एंगस्ट्रॉन या 0.34 नैनोमीटर होती है। दो हेलिकल के बीच की जो दूरी होती है, दो हेलिक्स के बीच की, दो श्रृंखलाओं के बीच की जो दूरी होती है 20 एंगस्ट्रॉन होती है, या कह सकते हैं आप 2 नैनोमीटर होती है। ये जो होता है डीएनए की संरचना, मतलब ये चीजें हमेशा याद होना चाहिए। बार बार क्वेश्चन पूछता है, बहुविकल्पी में क्वेश्चन पूछता है, दे देगा कि जो होता है एक डीएनए के एक टर्म में कितनी दूरी होती है, तो आप क्या बोलेंगे? 34 एंगस्ट्रॉन होती है। दो हेलिकल के बीच की कितनी दूरी होती है? तो 2 नैनोमीटर होती है या 20 एंगस्ट्रॉन होती है। एक दो न्यूक्लियोटाइड या दो नाइट्रोजन बेस के बीच की जो दूरी होती है कितनी होती है? 3.4 एंगस्ट्रॉन या 0.34 नैनोमीटर होती है। अगला पॉइंट कह रहा है क्षारक, मतलब बेसिस, वो एक दूसरे के ऊपर समांतर जुड़े होते हैं। जो बेसिस होते हैं, मतलब जो एडेनिन और थाइमिन है, वो एडेनिन थाइमिन एक दूसरे से जो हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं, वो एक दूसरे से जो होता है क्या होते हैं? एक दूसरे के समांतर जुड़े होते हैं। मतलब कह रहा है कि अगर देखिए यहाँ पे मेरा एडेनिन है, ये थाइमिन के साथ जुड़ रहा है। एडेनिन ये पूरा है और ये क्या है? थाइमिन। वो एक दूसरे को इस तरह से एक दूसरे के समांतर जो होता है जुड़ रहा है, एक दूसरे के समांतर जुड़ रहा है। क्या हो रहा है? एक दूसरे के समांतर। देखिए एडेनिन, ये एडेनिन है, वो जो होता है इस तरीके से थाइमिन के साथ इस तरीके से जुड़ रहा है, तो क्या हो रहा है? ये एक दूसरे के समानता जुड़ रहा है। डीएनए में स्थिरता हाइड्रोजन बंध की वजह से होती है। मतलब जो डीएनए हमारा होता है स्टेबल होता है, जिसका मुख्य कारण है डीएनए को हम आनुवांशिक पदार्थ के रूप में जानने लगे हैं। वैसे पहले हम प्रोटीन को, पहले हम आरएनए को मानते थे आनुवांशिक पदार्थ, लेकिन उसमें स्टेबिलिटी नहीं थी, उसमें स्थिरता नहीं था, इसलिए उसको मानना छोड़ दिया गया। बाद में जो होता, हम डीएनए को जो होता है आनुवांशिक पदार्थ के रूप में मानते हैं। इसका मुख्य कारण यही है कि डीएनए में स्टेबिलिटी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? स्थिरता पाई जाती है। स्थिरता क्यों पाई जाती है? क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बंध होता है। न तो हमारे आरएनए में होता है, न तो हमारे प्रोटीन्स में होता है हाइड्रोजन बंध। हमारे किस में होता है? हमारे डीएनए में जो होता है हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। डीएनए में हाइड्रोजन बंध के कारण जो होता है, पाए जाने के कारण जो होता है, जो हमारा डीएनए होता है क्या होता है? स्टेबल बना होता है, स्टेबल बना होता है। इसलिए जो हमारा डीएनए होता है, डीएनए को आनुवांशिक पदार्थ माना गया। इसीलिए जो होती है, यही मुख्य कारण है कि डीएनए में स्टेबिलिटी हाइड्रोजन बंध के कारण होने के कारण डीएनए को आनुवांशिक पदार्थ के रूप में जाना जाता है। तो ये जो हमारा जितने पॉइंट है, अगर आप इतना पॉइंट लिख रहे हैं डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल में या वाटसन क्रिक मॉडल में, तो ये इतना आपका अगर पॉइंट लेके आ रहा है तो आपका एक भी नंबर कटने वाला नहीं है। कौन कौन सा पॉइंट? डीएनए दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बना होता है, जिसमें उसका बैकबोन सुगर फास्फेट होता है। डीएनए के जो जो चैन होते हैं, वो दोनों चैन एक दूसरे के प्रति समांतर एंटी पैरेलल होते हैं। दोनों चैन के नाइट्रोजन बेस एक दूसरे से हाइड्रोजन बंध द्वारा बने होते हैं। दोनों चैनों के जो चैन होते हैं, जो श्रृंखलाएं होती हैं, वो राइट हैंडेड होती है, मतलब दक्षिणावर्त दिशा में होती है। इन सभी का जो बेस, इन सभी का जो इस मॉडल का जो आधार है, जिसको कहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं इस मॉडल का जो मेन पॉइंट है, वह है वह जो होता है आधारित है कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर पे। डीएनए का
वाटसन क्रिक मॉडल जो होता है कम्प्लीमेंट्री बेस पेयर पर आधारित है। अब देखिए कम्प्लीमेंट्री बेस पेयर का मतलब क्या होता है। कम्प्लीमेंट्री बेस पेयर का मतलब ये होता है कि जैसे ये हमारा डीएनए की संरचना है, हम देख रहे हैं पहले बताए हैं कि हमेशा एडेनिन थायमिन के साथ ही जुड़ेगा। यही हमारा कम्प्लीमेंट्री बेस पेयर। कम्प्लीमेंट्री बेस पेयर कहता है कि जो हमारा एडेनिन है वो सिर्फ तो सिर्फ थायमिन के साथ जुड़ेगा, न तो गुआनिन के न तो साइटोसिन, सिर्फ थायमिन के साथ जुड़ेगा। किसके साथ? एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ जुड़ेगा और साइटोसिन हमेशा जो होता है गुआनिन के साथ जुड़ेगा। एडेनिन जब थायमिन के साथ जुड़ेगा तो डबल हाइड्रोजन बंध के द्वारा, दो हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ेगा। और साइटोसिन अगर गुआनिन के साथ जुड़ रहा है या गुआनिन साइटोसिन के साथ जुड़ रहा है तो हमेशा ट्रिपल हाइड्रोजन बंध के द्वारा ही जुड़ना चाहिए। यही कम्प्लीमेंट्री बेस पेयर है। इसके अलावा जो इस डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल है, उस मॉडल से हम जो होता है अगर हमको एक श्रृंखला दे रही है, अगर हमको एक श्रृंखला दे रहा है तो उस श्रृंखला से हम दूसरे श्रृंखला का भी निर्माण कर सकते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि अगर हमको हमको एक हेलिकल के बारे में पता है, इस पे एडेनिन गुआनिन साइटोसिन है, तो इस तरह के हम दूसरे वाले के भी सर्च करके जो होता है दूसरे का भी निर्माण कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट कह रहा है इसके आधार पे डीएनए में रिप्लिकेशन भी हो सकता है। कम्प्लीमेंट्री बेस पेयर के आधार पे जो होता है डीएनए में रिप्लिकेशन भी होता है। कैसे? देखिए डीएनए में रिप्लिकेशन कैसे होता है कम्प्लीमेंट्री बेस पेयर के आधार पे। देखिए कैसे होता है। जैसे ये हमारा क्या है, डीएनए क्या है, एक हमारा जैसे मान लीजिए ये नॉर्मल जो होता है एडेनिन हो गया गुआनिन हो गया साइटोसिन, मतलब साइटोसिन गुआनिन हो गया। और ये जुड़ा हुआ है किससे? थायमिन। इसके अपोजिट जुड़ेगा, एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ, साइटोसिन हमेशा गुआनिन के साथ और गुआनिन हमेशा साइटोसिन के साथ। डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से इस तरह से जुड़ा हुआ है। अब जो होता है ये हमारा डीएनए है, इस डीएनए से हमको नया डीएनए बनाना है तो इस डीएनए को हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे या कहेंगे खोलेंगे। अभी हमारा डीएनए खुल गया, मतलब ये एडेनिन है, ये गुआनिन, ये साइटोसिन और ये गुआनिन है। और इधर क्या था, थायमिन था, गुआनिन था और साइटोसिन था, ये था। अब देखिए कोई प्राइमर आकर के जो होता है इस पे आकर के जुड़ जाएगा और आकर के जो होता है जुड़ गया अगर इस तरीके से, तो ये अपने अपोजिट वाले से जुड़ेगा। मतलब अगर उस प्राइमर के पास जो होता है थायमिन रहेगा, साइटोसिन की जगह पे गुआनिन रहेगा, गुआनिन की जगह पे साइटोसिन रहेगा, तो यह जो होता है एक नए डीएनए का फॉर्मेशन कर लेगा। कर लेगा कि नहीं कर लेगा? कर लेगा। और इस तरीके से यहाँ पे भी कोई प्राइमर आकर के उसके अपोजिट आकर के जुड़ गया तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका एडेनिन, यहाँ हो जाएगा साइटोसिन, यहाँ हो जाएगा गुआनिन, इस तरीके से जो आकर के जुड़ जाएगा। इस तरह से हमको एक न्यू डीएनए का फॉर्मेशन हो गया, होगा एक नया डीएनए मिल जाएगा। यही है हमारा डीएनए का वाटसन क्रिक मॉडल। डीएनए का वाटसन क्रिक मॉडल जिसको 1953 में वाटसन और क्रिक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, इसलिए उनको नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ये हमारे डीएनए का, अगर ये एग्जाम में आता है तो आप इसको सामने, अब ये क्वेश्चन देखिए, डीऑक्सीराइबोस शर्करा क्या है, इस शर्करा का अणु संरचना बताता, आप बता नहीं सकते डीऑक्सीराइबोस शर्करा यही है और इसका आणविक संरचना यह है। फिर डीएनए की संरचना के वाटसन एवं क्रिक मॉडल को उपयुक्त चित्र द्वारा समझाए, तो वाटसन और क्रिक मॉडल का यही है वाटसन क्रिक का मॉडल, और इसको लिख करके आप चित्र के थ्रू समझा दीजिए। फिर क्या करें, डीएनए क्या है, डीएनए का द्विकुंडलीय संरचना का वर्णन कीजिए। डीएनए के बारे में लिखिए, डीएनए लिखिए, डीएनए को जो होता है डीऑक्सीराइबोस शर्करा कहते हैं, ये डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। डीएनए की खोज फ्रेडरिक मिशर ने किया था, चूंकि एक कोशिका से किया था। डीएनए की जो होता है एक अनुवांशिक पदार्थ के रूप में जाना जाता है। उसके अलावा जो होता है ये डीएनए का बारे में लिख दीजिएगा, फिर उसके बाद से जो होता है उसके मॉडल को प्रस्तुत कर दीजिएगा। फिर क्वेश्चन से न्यूक्लिक अम्ल क्या है, वाटसन एवं क्रिक द्वारा प्रस्तावित डीएनए अणु की द्विकुंडलीय संरचना का वर्णन कीजिए। इस तरीके से इससे रिलेटेड हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है यूपी बोर्ड में। हर बार जो होता है वाटसन और क्रिक से रिलेटेड कोई न कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आती है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए
लाइक करिए, शेयर भी करिए। धन्यवाद।